तो आज बजट से काहे का जवाब चाहिए? आज बजट से जवाब चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को। देश में मैन्युफैक्चरर्स दम साध कर बजट की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं, करें भी क्यों ना। मेक इन इंडिया के 10 साल बाद, पीएलआई स्कीमों के कई दौर निकल जाने के बाद और चीन +1 का मौका सामना होने के बाद भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग आज भी बड़े सवालों के घेरे में है। जीडीपी में हिस्सेदारी 17% के आसपास अटकी है, नौकरियां उतनी नहीं बन रही जितनी उम्मीद है, और लागत, बिजली, लॉजिस्टिक, कच्चा माल आज भी ग्लोबल मुकाबले में अगर आप देखें तो हम कई जगह पिछड़े हैं। ऐसे में जब दुनिया में सप्लाई चेन फिर से खींची जा रही है, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडस्ट्री को डरा रहा है। सीधा सवाल यह है कि ये बजट भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ सहारा देगा या सच में कोई नई रफ्तार देगा? ये सवाल है मोबाइल फैक्ट्री से लेकर मशीन टूल यूनिट तक, एमएसएमई क्लस्टर से लेकर बड़े कॉरपोरेट प्लांट तक, हर जगह गूंज रहे हैं ये सवाल। किसी के लिए ये बजट नए विस्तार का फैसला करने में कारगर होगा और किसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज हम समझेंगे क्या? आज हम समझेंगे क्या सरकार पीएलआई का दायरा बढ़ाएगी? क्या सरकार टैक्स और रिफॉर्म के मोर्चे पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की लागत कम करने पर क्या कोई जोर रहेगा? और एक्सपोर्ट पुश करने के लिए कुछ करेगा बजट? क्योंकि एक्सपोर्ट अगर पुश होगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रौनक आना लाजमी है। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग के तार खोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है वो पढ़ते हैं बजट की रोशनी में। सर, सबसे पहले तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार ये आप कह लीजिए कि एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को रोजगार के लिए सबसे अहम माना जाता है। क्या आंकड़े बता रहे हैं ताजा दोनों के परिदृश्य में अगर हम देखें तो? सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, क्योंकि जिन आंकड़ों की रोशनी में ये बजट आएगा, जैसे हमने आपसे कहा था कि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ये दो फंडामेंटल हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का अगला हिस्सा एक्सपोर्ट है और भीतरी हिस्सा भीतर के बाजार की मांग है। कुछ ऐसे आंकड़े देखिए जो शायद आपको वित्त मंत्री के भाषण में भी नहीं मिलेंगे, सामान्य रूप से भी आप इनको ढूंढेंगे तो आपको नहीं पता चलेंगे। रोजगार की रोशनी में देखिए, भारत में 2036 तक 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब जोड़े जाने हैं, यानी जो खेती से बाहर आते हैं। 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग ने केवल 10 लाख नौकरियां जोड़ी। ये सरकार का आंकड़ा है, इस पर इससे कम भी हो सकती है, पर सरकार का दावा है, हम इसी को मान लेते हैं। जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 13% है। ये पूरा जो 78 या 79 लाख जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग से या सर्विसेज से ही आनी है। पीएलआई स्कीम पे 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास के प्रोडक्शन का दावा किया गया। आपको पता कितने जॉब्स आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर? केवल 12 लाख 14 सेक्टर्स में 2020 से लेकर आज तक। जॉब्स की दूसरी स्थिति है। तीसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में टोटल वर्कफोर्स का केवल 12% हिस्से को जॉब दे पाती है। 45% आज भी एग्रीकल्चर पर है, जिसमें उत्पादकता नहीं है, मजदूरी नहीं है, और जो 17% जीडीपी पे हिस्सा फंसा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, वो खत्म नहीं हुआ। जरा ध्यान दीजिए कि पिछले 15 साल में आपने हर राज्य में कितने मेले देखे हैं उद्योगों के। अगर उनके सारे कमिटमेंट और एमओयू जोड़ लिए जाएं तो भारत की जीडीपी से ज़्यादा बड़ा निवेश ऑलरेडी कमिट हो चुका हुआ है, जो वहाँ पर दस्तखत किया जा चुका। अगर वो निवेश आया होता तो मैन्युफैक्चरिंग में का जीडीपी में हिस्सा 14, 15, 16% नहीं होता। तो जो हकीकत है वो और जो तस्वीर है उसमें फ़र्क है। दूसरा महत्वपूर्ण चुनौती देखिए जो इस समय सरकार जब बजट पेश करने जा रही है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफ़ॉल्ट अब कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है। पूंजी ज़्यादा लगती है, 6.1 का कैपिटल टू लेबर रेशियो है। पूंजी ज़्यादा लगती है, वैल्यू एडिशन कम है। फैक्ट्री लगाने में ज़्यादा पैसा है, लेकिन कच्चा माल बाहर से आता है, पुर्जे बाहर से आते हैं, इसलिए वैल्यू एडिशन कम है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पूरे जीवीए में 64% है, जो ताज़े आंकड़े हमारे पास अभी इकोनॉमिक सर्वे से और अलग अलग जगह से आए हैं। इससे क्या दिखाई देता है, इससे जो पैटर्न बन रहा है शुभम, वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री 64% मैन्युफैक्चर जो है वो 50% वर्कफोर्स को काम करा रही है। आउटपुट बढ़ाने के लिए लोअर जॉब एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे जैसे आप मशीनें बढ़ाते चले जाते हैं, लोगों के लिए नौकरियां कम होती चली जाती। प्रोडक्टिविटी तीसरा हिस्सा है जिसे समझना जरूरी, क्योंकि सारी चीज़ें बजट में एड्रेस होंगी और बजट में ऐसी स्कीमें भी हम आपको बताएंगे जिससे पहले बात होती रही। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी चाइना से 4 टाइम्स लो है, 4 टाइम्स लो है। कोरिया से भी 4 टाइम्स लो है। इंडोनेशिया से करीब 2x नीचे है। रियल वेजेस ध्यान दीजिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग में इकोनॉमिक सर्वे ने भी काफ़ी सॉबरिंग टिप्पणी की है इस बार। उसने भी कहा है कि भारत में जो रियल वेजेस हैं वो पिछले 1 डिकेड से स्टैग्नेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग में वेतन बढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि वही मौजूद हैं। और
56% वर्कफोर्स का स्किल लेवल मैच नहीं करता। 40% तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग में, जिनको ठेके पर रखा जाता है। इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की चर्चाएं, मेक इन इंडिया, पीएलआई के बाद भी 90% जीवीए जो आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है। बाकी और भी मामले हैं, इसीलिए गिग इकॉनमी आगे चल रही। ये जो डेटा है, और एक डेटा सुन लीजिए जो सरकार जिस पर परेशान भी है अंदर खाने, कि भारत में करीब 80% फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें कर्मचारी 100 से कम हैं, 100 से छोटी कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियाँ हैं, और वो उनमें केवल 22% एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी जो चुनिंदा बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें मैक्सिमम रोजगार मिलता है। ये परिदृश्य है, ये परिप्रेक्ष्य है जिसके संदर्भ में ये बजट आएगा। और चूंकि हम 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारी चीज़ें देखते चले आ रहे हैं, 2014 से अभी तक सब कुछ कर लिया गया, सारी चीज़ें कर ली गई, तो मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स और इसके जरिए आने वाली प्रगति या ग्रोथ, वो इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है। सर, एक बार हम पिछले बजटों को भी टटोल लें, नया आने से पहले पिछले बजटों ने क्या किया मैन्युफैक्चरिंग में जो उल्लेखनीय है, जिसको याद किया जाए या एक बार दोहरा लिया जाए? दो चीज़ें हैं शुभम। धीमे धीमे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का स्कैनर लगा दो, आपके पास एक फिल्टर हो और वो फिल्टर बजट के डॉक्यूमेंट्स में लगा दो, तो आपको दिखाई देगा कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर बात तो बहुत की है, सब कुछ निर्भरता निजी क्षेत्र पे है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जो गिर रहा है। दो ही महत्वपूर्ण लीवर दिखते हैं, दो पॉलिसी लीवर दिखते हैं बजट के भीतर, जहां सरकार मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सपोर्ट कर सकती है। सबसे बड़ा पीएलआई है, जिसमें जो सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जब भारत की निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों को डब्ल्यूटीओ ने खारिज कर दिया था अमेरिका के मुकदमे के बाद, जब उसके बाद शुरू किया था, करीब 2 लाख करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अभी तक पीएलआई में आया है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 18 लाख करोड़ रुपए का है, एक्सपोर्ट 8 लाख करोड़ रुपए के जो आंकड़े हमारे पास सरकार के पास उपलब्ध है, 12 लाख करोड़ का जॉब इसमें से बने हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें पूरे पीएलआई की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम है, मोबाइल फ़ोन इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और वही पीएलआई की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा आयातित पुर्जों का है, जो हम आपको बता चुके हैं। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, वाइट गुड्स हो, बल्क ड्रग्स हो, इनका सबका कंट्रीब्यूशन दहाई में भी नहीं है। केवल ऑटोमोबाइल के पुर्जे 14% का हिस्सा रखते हैं, बाकी सब इकाई में। तो ये बताता है कि पीएलआई स्केल रेडी तो है, टेक इंटेंसिव सेक्टर्स में निवेश नहीं आया है, ये सबसे बड़ा लीवर था। तो पीएलआई इस बार की एक बड़ी अपेक्षा भी रहेगी, हम आपको बताएंगे कि पीएलआई कैसे प्रभावित कर सकती है बाजार में स्टॉक इन्वेस्ट को। दूसरी चीज़ जो परोक्ष रूप से है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, कि सरकार 11 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, उसके हिसाब से वो खर्चा परोक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील में, सीमेंट में बांटा जाता है, जो कि कैपिटल इंडस्ट्री में जाता है। बजट 2025 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का पीएलआई था, उसमें बढ़ोतरी की गई थी, ऑटोमोबाइल के पीएलआई में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मेक इन इंडिया, खुद सरकार के भीतर भी ये चर्चा है कि जिस तरह से जितने व्यापार मेले लगाए जाते हैं, जितना उद्योगों को बुलाया जाता है, वास्तविक तौर पर वो निवेश नहीं दिखता। सरकार ने टैक्स की रियायतें भी दी हैं प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स इस बार भी बजट में ये कहा गया है कि प्राइवेट कैपेक्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो ये तस्वीर है पिछले बजटों की जो हमें दिख रही है। सर, एक चीज़ फिर और है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा बजट क्या माना जाए, कि जब पीएलआई पर घोषणा हो, बड़ा कैपेक्स हो, कैसे हम ये आंक सकते हैं कि ये बजट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा रहा, खराब रहा या ठीक ठीक रहा? हम बजट के 3 सिनेरियो देखते हैं यहाँ, तो हमको इससे समझ में आएगा कि बजट को आप कैसे बेहतर मानें। और चूंकि अब हम स्टॉक मार्केट वाले दायरे में चल रहे हैं, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग के बजट को निवेशक बहुत करीब से देखते हैं, स्टॉक्स उसी पे मूव करते हैं कि सरकार पीएलआई के लिए क्या कर रही है। तो जो 6-7 बड़े उद्योग हैं भारत के, उन पर ध्यान लगाते हैं, बहुत सारे छोटे उद्योगों को छोड़ देते हैं। बजट से सीधे प्रभावित होने वाले कौन से उद्योग हैं और उनकी कंपनियां बाजार में जो हैं उन पर क्या असर होता है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो बजट के फैसलों से प्रभावित होता है? वो कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, जिसमें आपके एल&टी, एबीबी, सीमेंस, हिताची, इस तरीके की बड़ी कंपनियाँ आती हैं जो सीधे इन्फ्लुएंस होती है। दूसरा हिस्सा डिफेंस है, बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि डिफेंस पर सरकार काफ़ी पैसा खर्च करती, कंपनियां भी बहुत हैं, सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, बीएल है, एचएल है, भारत डायनामिक्स है, मझगांव है, और बाजार की में अक्सर चर्चा में रहने वाली कंपनियां हैं। तीसरा हिस्सा कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग का? इलेक्ट्रॉनिक्स है और पीएलआई स्टॉक्स हैं, जिनको सीधे पीएलआई से फ़ायदा मिलता है, डिक्सन, नंबर और क्रैंस जैसे स्टॉक्स हैं। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा हिस्सा है ऑटो इंसिलरी का है,
जिसको सीधे मदद मिलती है बजट के किसी फैसले से, जिसमें संवर्धन, मदरसन, बॉश जैसी कंपनियां, फिर सीमेंट आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन आते हैं। ये इतने सेक्टर हैं प्राइमरीली जो बजट से सीधे इन्फ्लुएंस होते दिखाई देते हैं। अब हम इनके लिए समझते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर सरकार कैपेक्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी घोषित करती है तो कैपिटल गुड्स के लिए ये सबसे अच्छा बजट माना जाएगा। अगर 11 से 15 लाख करोड़ रुपए तक का बजट आता है, कैपेक्स आता है, तो ये बड़ा ट्रिगर होगा कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए। डिफेंस में एलोकेशन बढ़ेगा, डिफेंस स्टॉक्स को उसकी मदद तत्काल मिलेगी, क्योंकि डिफेंस में सरकार एक्सपोर्ट के लिए भी आगे जाना चाहती है। तो बेस्ट बजट ये होगा कि 12 से 18% का एलोकेशन बढ़ाया जाए। मॉडरेट बजट होगा कि डिफेंस का कैपेक्स 8 से 10% पर कैप कर दिया जाए। और नेगेटिव केस ये होगा कि 5 से 8% की बढ़ोतरी की जाए। सीधा ये आप देखेंगे और उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पे नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें, अगर पीएलआई में 15 से 20% की बढ़ोतरी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो सक्सेस स्टोरी है पीएलआई की, और पीएलआई में 2.0 की बात चल रही है स्मार्टफोन्स के लिए और बाकी के लिए, ऐसी है। अगर कुछ ऐसा होता है तो बेस्ट केस है, नहीं तो फिर इसके बाद नॉर्मल परिस्थितियों में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो मॉडरेट केस है। और निगेटिव में अगर पीएलआई में बढ़ोतरी 5% से कम होती है बजट में, तो ये मान के चलिए कि बाजार इसे फिर सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं मानेगा। ऑटो इंसिलरी 8 से 12% तक अगर बढ़ोतरी दिखती है हमको पीएलआई में, तो हमें, क्योंकि पीएलआई मेन स्कीम है, जो भी उसमें होगा उसका असर आपको बाजार में स्टॉक्स पर दिखाई देगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को सीधे पैसा देने के लिए सरकार के पास और कोई विंडो नहीं है, सिर्फ पीएलआई ही है जिससे पैसा डाला जा सकता है। अगर ऑटो पीएलआई का एलोकेशन सस्टेन रखती है सरकार, जो कि बढ़ा था पिछली बार, उसमें कोई बदलाव नहीं करती, तो मॉडरेट बजट मानिए। और अगर ये 2 से 2.5% इन्फ्लेशन वाले रेट से बढ़ता है तो फिर ये बजट मॉडरेट बजट रहेगा। सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में भी अगर 10 से 15% के लोकेशन में बढ़ोतरी होती है तो आप इसे बेस्ट बजट मान सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेलवेज पर ध्यान देना जरूरी होगा कि रेलवेज के लिए कैपेक्स का एलोकेशन कितना बढ़ा है। तो ये है मोटी तस्वीर जो अच्छे मॉडेस्ट बजट के हिसाब से, और वो भी पीएलआई की रोशनी में दिखाई देगा।